स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे फर्स्ट मेथड के बारे में यानी एलिमिनेशन मेथड के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सॉल्विंग का तरीका तो कुछ अलग है, लेकिन सबसे पहले रिकग्नाइजेशन, हाउ टू रिकग्नाइज द इक्वेशन विच इज़ सॉल्वेबल और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे मेथड पे, और फिर मेथड पे बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रिकग्नाइजेशन सीखते हैं। recognition of an equation which is solvable or not, which is solvable or not। सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न आना चाहिए, मतलब सबसे पहले माइंड में एक बात आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दे रखा है वो सॉल्वेबल है या नहीं। मुझे एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम याद आता है हमेशा कि बहुत सारे बच्चे उसे बनाते हैं, कई बार बनाते हैं क्वेश्चंस को, खास करके बीटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कई बार बच्चे बनाते हैं और बार बार बोलते हैं सर आंसर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इक्वेशन जैसे देखें बनाना शुरू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें रिकग्निशन करना, पहचानना है कि वास्तव में उसका हल होगा या नहीं। तो आइए इस पर कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस हैं, उन सारे कंडीशंस को समझते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये दो जुगपत समीकरण दे रखा हो, यानी जुगपत निकाय दे रखा हो, जैसा कि आप जानते हैं a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 और इक्वल टू 0, ये पहला निकाय है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 और इक्वल टू 0, ये दूसरा निकाय है। इस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ खास चीज़ नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, खास करके x के कॉफिशिएंट को दर्शाने का, y के कॉफिशिएंट को दर्शाने का और कांस्टेंट टर्म को दर्शाने का। तो मैं बारी बारी से इसके एक्सप्लेनेशन को लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। a1 को आप लिखेंगे, a1 मतलब फर्स्ट, मतलब ये जो नंबर है 1, इसका मतलब है समीकरण निकाय का पहला समीकरण, जुगपत निकाय का पहला। यानी a1 का मतलब होगा पहले समीकरण में x का गुणांक। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि गुणांक का अर्थ होता है गुना का अंक, जो x के अगल में हो या बगल में हो, ध्यान देंगे। फिर उसी प्रकार से b1 का अर्थ होगा पहले समीकरण में y का गुणांक। मैं समय को बचाने के लिए ऐसा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। c1 का अर्थ होगा पहले समीकरण में औचर पद का मतलब होता है जिसका मान हमेशा स्थिर रहे, यानी हमेशा वही का वही रहे। जैसे मान लीजिए आप छोटे से बड़े हो जाएं, फिर भी 1 को 1 ही पढ़िएगा, उससे अलग नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन x y का मान हमेशा बदलता है, कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी -1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी √2 आएगा, इसलिए उसे चर कहते हैं। आइए देखते हैं इस समीकरण में। अगर आपसे कोई पूछे a2 का मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात b2 का अर्थ होगा दूसरे समीकरण में y का गुणांक। उसी प्रकार से c2 का अर्थ होगा दूसरे समीकरण में औचर पद। समीकरण चैप्टर पढ़ते समय आपको दो चीज़ को ध्यान में बिल्कुल रखना है, एक औचर पद क्या है, चर पद क्या है, ये सब बात ध्यान में रहना चाहिए। चर का मतलब होता है कि वैसे सिंबल्स जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं उसे हम लोग चर कहते हैं, और वैसा सिंबल जिसका मान कभी नहीं बदले उसको हम लोग अचर कहते हैं। यानी बचपन से लेकर आज तक हम लोग काउंटिंग नंबर्स को जैसा बचपन में पढ़े थे वैसा आज भी पढ़ते हैं, लेकिन x y का मान हमेशा चेंज होता है। जैसे ही आप समीकरण बनाना शुरू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कभी x का मान 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी -1 आ जाएगा, कभी कोई नंबर, यानी वो वेरिएबल है। आई बात समझ में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये नोटेशन समझना ज़रूरी है। और एक बात और स्पेशल नोट NB में देख लेंगे आप लोग,
जब ऐसा सिंबल कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू यानी से संबंधित है। ये बात हमें ध्यान रखना है, से संबंधित है, से संबंधित है या का सदस्य है, ऐसा भी कह सकते हैं, का सदस्य है। ये बात ध्यान में रखना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, खास करके अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे समीकरण में तो इसका अर्थ होता है फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़ यानी सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए। और एक चीज़ और, अगर ऐसा सिंबल दिखाई दे, इक्वल का साइन देकर काटा हुआ हो, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसका अर्थ होता है के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया हम लोग को युगपत समीकरण निकाय और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका। अब हम लोग के पास कुछ शर्तें आएंगी और शर्तों को मैं बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले शर्त नंबर 1, पहला कंडीशन, कंडीशन को ध्यान दे लेंगे यानी शर्त, समीकरण के हल होने की शर्तें। आप इस टॉपिक को ऐसे समझ लें। तो पहला शर्त क्या होता है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। पहला शॉर्ट तरीके से, उसके बाद मैं फिर से स्टेटमेंट वे में लिखवाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो समझ लें कि इस समीकरण निकाय का एक हल होगा, इस समीकरण निकाय का एक हल होगा, निकाय का एक हल होगा, एक हल होगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में, ताकि पहले आपको जो जरूरी है वो समझ लें। दूसरी बात है, इसका अर्थ एक समझिए। इसका अर्थ ये हुआ a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इस समीकरण निकाय का एक हल होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम समीकरण निकाय को लिखें, यदि पहले समीकरण में x का गुणांक बटा दूसरे समीकरण में x का गुणांक यदि बराबर नहीं हो, पहले समीकरण में y का गुणांक बटा दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो, तो उस स्थिति में इस समीकरण का केवल एक हल होगा। उसी प्रकार से दूसरा चीज, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ध्यान दें। तीसरा शर्त क्या है, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 तो इस समीकरण निकाय का इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने मिस लिख दिया, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं बल्कि अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे आप लोग, अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से मैंने इसे शॉर्ट में बताया है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो सिर्फ एक हल होगा। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी ये। उसके बाद यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं प्राप्त होंगे। ये शॉर्ट में हो गया। मैं इस चीज़ को फिर से एक बार और बताऊंगा ताकि आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपके बीटीसी के बुक में या किसी भी बुक में आप देखेंगे तो आपको दो कॉन्सेप्ट इस चीज़ से मिलेगा। जो बोर्ड मॉडल है VVI, 2 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक साल अल्टरनेटिव वे में। एक इससे क्वेश्चन निकलेगा
कि इस निकाय को क्या कहते हैं, दूसरा इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि इसका ग्राफीय हल कैसा होगा। तो दोनों को डिस्कस करेंगे हम, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।